हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें हम पढ़ेंगे डिमांड साइड ऑफ द इकोनॉमी, सप्लाई साइड ऑफ द इकोनॉमी, कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इलास्टिसिटी। तो व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स? It is the study of how individual actors makes choice in response to changes in price। मतलब अगर कोई प्राइस चेंज होता है, रिसोर्स चेंज होते हैं या प्रोडक्शन चेंज होता है, तो उसके हिसाब से एक इंडिविजुअल के चॉइसेस कैसे चेंज होते हैं। पहले हम पढ़ते हैं डिमांड साइड ऑफ द इकोनॉमी। डिमांड किसी प्रोडक्ट का होता है या किसी वस्तु का होता है। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस चेंज होता है तो वो उसके डिमांड को भी चेंज करता है। जैसे कि इन बेसिक सर्कमस्टांसेस वेयर ऑल द फैक्टर्स आर कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट हो सकते हैं कि सप्लाई अगर कांस्टेंट हो कि मार्केट में इतने ही नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, समझ लो मार्केट में अगर 100 ही प्रोडक्ट आ रहे हैं, अगर आपकी इनकम भी कांस्टेंट हो कि आपकी इनकम भी 100 रुपये है, एक टाइप ऑफ गुड्स भी कांस्टेंट हो, और टेस्टेस एंड प्रेफरेंसेस मतलब आपकी जो पसंद है या नापसंद है वो भी कांस्टेंट हो। इन केसेस में अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज़ होती है तो उसकी डिमांड डिक्रीज़ होती है, और अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस डिक्रीज़ होती है तो उसकी डिमांड इंक्रीज़ होती है। आप समझ सकते हैं कि अगर आप कोई कोक पी रहे हैं, अगर कोक की प्राइस 20 रुपीज़ है और अगर उसकी प्राइस बढ़ के 30 रुपीज़ हो गई तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि लोग उसे कम खरीदेंगे क्योंकि वो महंगा हो चुका है। और उसी तरह अगर उसकी प्राइस कम होती है तो लोग उसे ज़्यादा खरीदेंगे तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। ये जानते हैं डिमांड ग्राफ क्या होता है। डिमांड ग्राफ में वाई एक्सिस में अगर आप प्राइस ले लो और अगर एक्स एक्सिस में आप क्वांटिटी ले लो को, तो प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी में कैसा चेंज आ रहा है उसे हम एक डिमांड ग्राफ या डिमांड ग्राफ पे डिनोट करते हैं। तो जैसे जैसे प्राइस 1 है, ये समझो हायर प्राइस है, और प्राइस 2 इज़ लोअर प्राइस। तो प्राइस 1 में आप Q1 डिमांड कर रहे थे और प्राइस 2 में आप Q2 डिमांड कर रहे थे। तो जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज़ हुआ वैसे क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज़ हुई। ये अपना नॉर्मल लॉ ऑफ डिमांड फॉलो करता है कि जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज़ हो रही है वैसे वैसे आपकी क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज़ हो रही है, और ये नॉर्मल गुड्स के लिए होता है। तो आप सोचोगे कि नॉर्मल गुड्स और बाकी गुड्स फिर क्या होते होंगे, तो कुछ अलग टाइप के ऐसे गुड्स है जिस पे ये लॉ फॉलो नहीं होता या फिर कुछ चेंजेस होते हैं उसमें। अदर टाइप ऑफ गुड्स क्या होते हैं? एक होता है इन्फीरियर गुड। इन्फीरियर गुड क्या होता है कि वो चीप क्वालिटी गुड्स होते हैं या फिर चीप क्वालिटी फूड ग्रेन्स होती है, या रिप्लेस की जा सकती है हायर क्वालिटी के चीज़ें से जब आपकी इनकम बढ़ती हो। समझ लो कि अगर आपकी इनकम कम है तो आप समझो आप 20 रुपीज़ kg का राइस खरीद रहे हो, लेकिन आपकी इनकम अचानक से बढ़ गई, आप बहुत अमीर हो गए, तो आप बासमती राइस खरीदोगे जो कि 50 या 60 रुपीज़ kg होगा। वैसे ही अगर कोई वर्कर है, उसकी इनकम कम है, तो पाव खाएगा, और अगर उसकी इनकम अचानक से बढ़ गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो इन्फीरियर गुड्स के केस में क्या होता है कि जैसे आपकी इनकम राइज़ हो गई तो आप क्या करोगे कि आपकी इनकम राइज़ होने के बाद आप ये चीप क्वालिटी या फिर कम प्राइस वाला गुड आप इसकी डिमांड कम करने लगोगे। तो क्या होता है कि डिमांड ड्रॉप्स व्हेन पीपल्स इनकम राइज। तो जैसे जैसे आपकी इनकम राइज होगी वैसे वैसे आप इन्फीरियर गुड्स की जो डिमांड है वो कम करते जाओगे और आप अच्छे क्वालिटी की गुड की तरफ जाओगे। वैसे ही एक दूसरा टाइप का गुड है, उसे बोलते हैं गिफन गुड्स। गिफन गुड्स क्या है? जो बेसिक एसेंशियल है, डेली लाइफ चीज़ें हैं, जो नॉन लग्जरी है और उसका कोई ऑलमोस्ट नो सब्स्टिट्यूट है। कुछ सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं लेकिन ऑलमोस्ट नो सब्स्टिट्यूट है। इसमें क्या होता है ना कि डिमांड राइजेस व्हेन द प्राइस राइजेस एंड फॉल्स व्हेन फॉल्स। इट इज़ बेसिकली स्पेकुलेटिव इफेक्ट। इसमें क्या होता है कि जैसे ये राइस है, ये बेसिक डाइट है सबकी, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो अगर इसकी प्राइस राइज हो गई तो आप ये सोचोगे कि इसकी प्राइस अभी राइज हो रही है, तो फ्यूचर में आप स्पेकुलेट करोगे कि 1 महीने बाद या फिर 10 दिन बाद इसकी प्राइस और हाइक हो सकती है। तो आप ये सोचोगे कि आज आज ही ले लेते हैं 10 kg। पता चले कि अगर 3-4 दिन बाद अगर इसकी प्राइस बढ़ गई तो आपको ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा, तो आप उसे एक स्पेकुलेट कर रहे हो कि प्राइस बढ़ने से पहले मैं ज़्यादा ले लेता हूँ। तो इसी में डिमांड राइज हो जाती है उसकी प्राइस राइज होने से, और वैसे ही उसकी फॉल होती है कि समझो इसकी प्राइस डिक्रीज़ हो रही है, तो आप क्या बोलोगे कि इसकी प्राइस तो कम है,
हम बाद में भी ले सकते हैं, तो आप उसकी डिमांड भी कम करना चाहोगे क्योंकि हम ये चीज़ बाद में ले सकते हैं, उससे अच्छा कोई और चीज़ ले लेते हैं। और एक टाइप का गुड है जिसे हम बोलते हैं वेबलेन गुड। वेबलेन गुड्स क्या है? वेबलेन गुड्स आर लग्जरी गुड्स। बेसिकली दे आर यूज टू शो फाइनेंशियल पावर, कि आपके पास बहुत पैसा है तो आप कुछ भी खरीद सकते हो। उसमें क्या होता है, जैसे आपने एक रोलेक्स खरीदी या फिर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो आपके पास ज़्यादा पैसा होने से आप उसे और ज़्यादा डिमांड करोगे। मतलब अगर किसी चीज़ की प्राइस है, जैसे ये रोलेक्स की प्राइस है, ये रोलेक्स की प्राइस अगर बढ़ती जा रही है तो आप इसे डिमांड करोगे ज़्यादा, अपनी पावर दिखाने के लिए कि इतना ज़्यादा प्राइस होने के बाद भी मैं अपनी फाइनेंशियल पावर से इसे खरीद सकता हूँ। तो इसे बोलते हैं वेबलेन गुड, जो कि जनरली लग्जरी गुड्स होते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि कैसे प्राइस के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने से डिमांड पे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है अलग अलग टाइप ऑफ गुड्स में। लेकिन क्या सिर्फ प्राइस ही इंक्रीज़ हो सकता है? कुछ और भी चीज़ें हो सकती है जो इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ हो सकती है, जो हमने फर्स्ट स्लाइड में कॉन्सेंट्रेट रखी है, जैसे इनकम हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई। तो हम देखेंगे कि इनका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है डिमांड पे। देखते हैं कि इनकम ऑफ कस्टमर का इफ़ेक्ट क्या पड़ता है डिमांड पे, कि अगर आपकी इनकम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है तो डिमांड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर नॉर्मल टाइप ऑफ गुड्स है तो अगर आपकी इनकम इंक्रीज़ होती है तो आपकी डिमांड भी इंक्रीज़ होगी। अगर कॉर्नफ्लेक्स है या फिर दूध है या फिर ब्रेड है, राइस है, तो इसमें जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज़ होती जाएगी, आप ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्रेड ला के रखोगे घर पे, या फिर ज़्यादा अमाउंट ऑफ राइस ला के रखोगे घर पे, या फिर ज़्यादा अमाउंट ऑफ कॉर्नफ्लेक्स खरीदोगे। वैसे ही इन्फीरियर गुड्स में क्या होता है कि इन्फीरियर गुड्स में हमने देखा था कि ये लो क्वालिटी गुड्स होते हैं। तो जनरली क्या करते हैं कंज्यूमर्स, अगर उनकी इनकम बढ़ जाती है तो वो बोलेंगे कि अभी अभी हम हाई क्वालिटी गुड्स खरीदेंगे। तो जैसे इनकम बढ़ गई तो इन्फीरियर गुड्स यानी लो क्वालिटी गुड्स की डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि कंज्यूमर जाता है हाई क्वालिटी गुड्स की तरफ, कि अब वो चाहता है कि हम हाई क्वालिटी गुड्स खरीदें, ना कि इन्फीरियर गुड्स खरीदें, क्योंकि हमारी इनकम बढ़ चुकी है। तो वैसे ही एक केस बनता है रिलेटेड गुड्स का। रिलेटेड गुड्स में क्या होता है कि एक सब्स्टिट्यूट टाइप ऑफ गुड्स होते हैं और एक टाइप ऑफ गुड्स होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है कि ये नहीं तो वो, जो आप अगर कोक लेते हो और अगर कोक की प्राइस बढ़ गई तो आप क्या बोलोगे कि कोक का सब्स्टिट्यूट तो है मेरे पास, पेप्सी ले लेते हैं हम। तो फिर पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी, तो कोक की प्राइस इंक्रीज़ होने से पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि लोगों को लगा कि अभी पेप्सी तो कोक तो महंगी हो चुकी है और पेप्सी की प्राइस तो सेम ही है, तो हम पेप्सी पर ही ले लेंगे। तो वैसे ही है एक कॉम्प्लीमेंट्री टाइप ऑफ गुड। इसमें क्या होता है कि दोनों की नीड बहुत ज़रूरी होती है, जैसे बैट और बॉल, या फिर ब्रेड और बटर, कि दोनों की नीड बहुत है। कि अगर आपके पास सिर्फ बैट होगा और बॉल नहीं होगा तो कैसे चलेगा। अगर बैट की प्राइस बढ़ गई तो और आप बैट खरीद नहीं पा रहे हो तो आप बॉल क्यों खरीदोगे। डिमांड साइड ऑफ द इकोनॉमी हमने देखा कि अगर प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने से डिमांड पे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ क्या इफेक्ट गिरता है। और फिर हमने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स क्या क्या होते हैं, इन्फीरियर गुड्स, वेबलेन गुड्स होते हैं, लग्जरी गुड्स। इस पे क्या इफेक्ट गिरता है, अगर इनकम राइज हो रही है तो आप इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कम कर लोगे। और वेबलेन गुड्स में हमने देखा कि उसकी प्राइस राइज होने से आप उसकी डिमांड ज़्यादा करते हो, क्योंकि आपको अपना फाइनेंशियल पावर जो दिखाना है। गिफन गुड्स में क्या होता है कि जैसे जैसे प्राइस राइज होती है वैसे डिमांड भी इंक्रीज़ होती है, और जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज़ होता है वैसे वैसे डिमांड भी डिक्रीज़ होती है, और इसे हम स्पेक्यूलेटिव भी बोलते हैं। और हमने देखा अदर फैक्टर जो कि डिमांड को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं। एक हमने देखा कि इनकम हो सकता है, कि अगर आपकी इनकम इंक्रीज़ होती है और वो नॉर्मल गुड है तो नॉर्मल गुड की आपकी डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाएगी। और वैसे ही अगर नॉर्मल गुड्स के टाइम पे अगर आपकी इनकम डिक्रीज़ हो गई तो आपका डिमांड भी डिक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन अगर
इन्फीरियर गुड हो वो, अगर इन्फीरियर गुड के टाइम पे अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो गई तो आप क्या करोगे, इन्फीरियर गुड्स को का डिमांड लेस करोगे क्योंकि आप उसके जगह कोई और खरीदोगे। और वैसे अगर इन्फीरियर गुड्स में आपकी इनकम अगर डिक्रीज़ हो गई तो इन्फीरियर गुड्स का आपका डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि आपकी इनकम कम है तो आप थोड़ा लो क्वालिटी गुड्स खरीदोगे। फिर हमने देखा कि रिलेटेड गुड्स भी होते हैं। रिलेटेड गुड्स में हमने देखा कि सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। किसी एक प्रोडक्ट का प्राइस अगर इंक्रीज़ हो गया तो अगर उसका सब्स्टिट्यूट है मार्केट में तो उसका प्राइस तो उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। और अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है कि अगर किसी एक गुड का प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है तो उसके कॉम्प्लीमेंट का डिमांड भी डिक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि अगर आप ये नहीं खरीद पाओगे इसकी प्राइस के ज़्यादा होने से तो आप उसके कॉम्प्लीमेंट को नहीं खरीदोगे। तो अभी हम जानेंगे सप्लाई साइड ऑफ द इकोनॉमी। लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है कि जैसे जैसे किसी कमोडिटी की प्राइस चेंज होती है वैसे वैसे उसकी क्वांटिटी सप्लाइड भी चेंज होती है। अब ये क्वांटिटी सप्लाई कौन करता है, तो एक प्रोड्यूसर क्वांटिटी सप्लाई करता है। तो हम जानते हैं कि क्या चेंजेस आते हैं। तो मार्केट में अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज़ हो रही है मार्केट फोर्सेस की वजह से या फिर डिमांड की वजह से तो प्रोड्यूसर क्या सोचेगा कि मेरे ये प्रोडक्ट की प्राइस मार्केट में बहुत ज़्यादा है, तो वो ये सोचेगा कि अगर मैं इसकी सप्लाई बढ़ा दूँ, मैं इसे ज़्यादा नंबर्स में बेचूँ तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ज़्यादा उसका मार्जिन बढ़ेगा। तो वो क्या करेगा कि मार्केट में उसकी सप्लाई बढ़ा देगा क्योंकि उसकी मार्केट में प्राइस ज़्यादा है। इससे क्या होगा, उसे ज़्यादा इनकम होगा और प्रॉफिट होगा। तो वैसे ही अगर मार्केट में किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम हो गई मार्केट फोर्सेस से तो वो प्रोड्यूसर क्या सोचेगा कि अभी मेरे पास स्टॉक में पड़ा हुआ है चीज़ें, मुझे इसे प्रोड्यूस करने में ज़्यादा पैसा लगा है और मार्केट में इसका प्राइस कम हो गया है, तो अगर मैं इसे सप्लाई ज़्यादा कर दूंगा और ये बिक जाएगा तो मुझे इसका दाम कम मिलेगा। तो क्या करेगा, स्टॉक होल्ड करके उसकी सप्लाई कम कर देगा। सप्लाई कम करने से वो अपना लॉस बचा लेगा। तो प्राइस इंक्रीज़ होने की वजह से प्रोड्यूसर क्या करेगा कि सप्लाई बढ़ा देगा। उससे क्या होगा कि लोग ज़्यादा गुड्स बाय करेंगे, लोग ज़्यादा गुड्स बाय करने की वजह से प्रॉफिट ज़्यादा होगा प्रोड्यूसर को। तो अभी हम जानेंगे कि अदर फैक्टर्स जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। एक ऐसा फैक्टर है टेक्नोलॉजी, कि अगर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बढ़ गई कि और अच्छे अच्छे न्यू टेक्नोलॉजी जैसे आ गई एआई, मैकेनाइजेशन, तो सप्लाई फास्ट होगा क्योंकि प्रोड्यूस ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ बढ़ जाएगी तो सप्लाई ज़्यादा होगा। और अगर टेक्नोलॉजी डाउनग्रेड हो गई, समझो बाढ़ आ गई, कुछ हो गया, टेक्नोलॉजीज लॉस हो गई, मशीन्स ख़राब हो गए तो प्रोडक्शन भी डिक्रीज़ हो जाएगा तो सप्लाई भी डिक्रीज़ हो जाएगा। और दूसरा केस है इसमें रिलेटेड गुड्स का। इसमें क्या होता है कि प्राइस ऑफ ए इंक्रीजेस देन सप्लाई ऑफ बी डिक्रीजेस। समझो अगर कोई एक प्रोड्यूसर है और उसकी कंपनी में ए और बी टाइप के गुड्स प्रोड्यूस होते हैं और अगर ए की मार्केट प्राइस बढ़ गई है तो प्रोड्यूसर क्या सोचेगा कि ए का प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं ताकि मार्केट में ये ज़्यादा बिक सके, मार्केट में ज़्यादा अवेलेबल हो सके और इसे प्रॉफिट हो सके। तो वो क्या करेगा कि अपनी मशीन्स जो बी में काम कर रही थी या फिर बी को प्रोड्यूस करने में काम कर रही थी वो मशीन्स को लगाएगा ए को प्रोड्यूस करने में। तो बी की सप्लाई कम हो जाएगी क्योंकि बी का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो प्रोड्यूसर ने ए की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बी की सप्लाई कम कर दी क्योंकि बी का प्रोडक्शन ही कम हो गया इसमें। फिर एक केस आता है टैक्सेस का, कि अगर मार्केट में गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा के रखे हैं, हर एक प्रोडक्ट के ऊपर टैक्सेस है और क्वांटिटी सप्लाइड के ऊपर भी टैक्सेस है तो सप्लाई कम हो जाएगी। और एक फैक्टर होता है इनपुट कॉस्ट, कि अगर किसी भी प्रोडक्ट की इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, उसे प्रोड्यूस करने में बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है, तो ऑफकोर्स उसका प्रोडक्शन भी कम होगा तो मार्केट में सप्लाई भी कम हो जाएगी। ऐसे अगर लेबर कॉस्ट बढ़ गया या फिर किसी अगर चीज़ में फ्यूल कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है कि फ्यूल का कॉस्ट बढ़ गया तो फ्यूल कॉस्ट के बढ़ने की वजह से इनपुट कॉस्ट बढ़ गया, और अगर इनपुट कॉस्ट बढ़ गया है तो सप्लाई डाउन हो जाएगा। और वैसे अगर इनपुट कॉस्ट कम हो गया या फिर फ्यूल या फिर एनर्जी, अगर रिन्यूएबल एनर्जीज आ गई मार्केट में और रिन्यूएबल एनर्जीज़ की वजह से इनपुट कॉस्ट अगर डिक्रीज़ हो गई, अगर इनपुट कॉस्ट डिक्रीज़ हो गई तो फिर सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि प्रोड्यूसर को कम पैसा लगाना पड़ रहा है तो वो ज़्यादा सप्लाई कर पाएगा मार्केट में। तो अभी तक हमने देखा डिमांड साइड और सप्लाई साइड ऑफ द इकोनॉमी।
और अभी हम देखते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है। मार्केट इक्विलिब्रियम क्या करता है कि मार्केट प्राइस बताता है किसी प्रोडक्ट की उसके डिमांड और उसके सप्लाई से, कि अगर आप उसका एक डिमांड कर्व बनाओ और एक सप्लाई कर्व बनाओ तो वो जहाँ इंटरसेक्ट होंगे उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, और ये लगभग एक मार्केट प्राइस होता है किसी प्रोडक्ट का। तो अभी हम अगर इस ग्राफ को देखें कि ये सप्लाई और डिमांड का ग्राफ है, तो अभी हम ये डिमांड कर्व है, इस डिमांड कर्व पे ध्यान दीजिए आप कि P2 प्राइस पे ये क्वांटिटी डिमांडेड थी, और जैसे जैसे प्राइस कम हुआ और P1 आया उस प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई और ये क्वांटिटी डिमांड हो गई। समझो ये Q1 है और ये Q2 है। तो वैसे ही आप देखते हैं अभी सप्लाई साइड में कि P1 प्राइस में प्रोड्यूसर ये क्वांटिटी सप्लाई कर रहा था कि अगर प्राइस ज़्यादा होती है, तो हमने पढ़ा था कि अगर प्राइस किसी प्रोडक्ट की मार्केट प्राइस ज़्यादा होती है तो उसे प्रोड्यूसर ज़्यादा प्रोड्यूस करके ज़्यादा सप्लाई करता है क्योंकि प्रॉफिट अर्न करने के लिए। और अगर प्राइस कम हो गई तो प्रोड्यूसर क्या करेगा कि सप्लाई कम कर देगा क्योंकि लॉस ना हो। तो समझो कि ये उसका P1 पे ये उसका सप्लाई है। तो जहाँ डिमांड और ये सप्लाई कर्व इंटरेक्ट होते हैं उसे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं, और यही एक मार्केट प्राइस होता है। तो अभी हम जानते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ बेसिकली द सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव ऑफ अ मैन। सबके पास ऑप्शन है 1, 2 और 3 कि वो पढ़ाए 250 रुपये पर आवर में, या फिर वो असिस्टेंट का काम करे 180 पर आवर में, या फिर वो लेबर का काम करे 120 पर आवर में। कि उसके लिए बेस्ट चॉइस क्या है, कि यहाँ पे ज़्यादा पैसा मिल रहा है उसे, तो वो क्या करेगा कि ये उसकी बेस्ट चॉइस है। लेकिन उसकी अगर सेकंड बेस्ट चॉइस क्या थी कि वो ये काम करे, तो इस काम को उसने सेक्रीफाइस करके ये काम चुना। तो ये हो गई उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि ये उसके पास अपॉर्चुनिटी थी, ये अपॉर्चुनिटी जो 180 की थी वो उसने जाने दी फॉर दिस 250। तो सेकंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ दिस मैन, कि उसके पास 180 का ऑप्शन था और 250 का ऑप्शन था, तो उसने ये 180 को जाने दिया ये 250 के लिए। तो ये 180 उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। कि अभी हम जानते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में। अमाउंट ऑफ वन कम्युनिटी दैट नीड्स टू बी सेक्रीफाइस टू प्रोड्यूस एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अदर कम्युनिटी। समझ लो आप ए और बी कम्युनिटीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो किसी फैक्ट्री में। अगर आप ए के एक्स यूनिट बना रहे हो, आपने सारी मशीन्स और सारा मैन पावर उसमें ए में लगा दिया, तो आप बी का एक भी नहीं बना पाओगे। तो वैसे ही अगर आपको बी बनाना है तो आपके ए में लगने हुए कुछ मशीन्स और कुछ मैन पावर इसको कम करना पड़ेगा। तो आप एक्स में से कुछ माइनस करोगे तभी आप बी बना पाओगे। तो इसे हम एक टेबल से जानते हैं। यहाँ पे हमने अलग कॉम्बिनेशन बनाए हैं कि हम अगर एक एक्स यूनिट एक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और एक वाई प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा। पहला कॉम्बिनेशन है कि अगर आपके फैक्ट्री में आप एक्स के 50 यूनिट्स बना रहे हो, आपने सारा मैन पावर और आपने सारी मशीन्स इसमें लगा दी, तो आप वाई का एक भी प्रोडक्ट नहीं बना पा रहे हो। लेकिन अगर आपको वाई बनाना है तो आपके कुछ मैन पावर और कुछ मशीन्स वाई में लगाने पड़ेंगे, तो एक्स माइनस हो जाएगा क्योंकि एक्स की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। फिर तो आपको एक्स कितने से घटाना पड़ेगा ताकि वाई के एक से बढ़ जाए। तो आपने जब एक्स के 10 प्रोडक्ट कम कर दिए, मतलब आपने 10 प्रोडक्ट बनाने की जो पावर है या फिर मैन पावर है उसे कम कर दिया और उसको वाई में लगाया, तब आपका वाई एक बना। का मार्जिनल अपॉर्चुनिटी क्या कॉस्ट क्या हुआ वाई का कि 10, कि आपने 10 प्रोडक्ट्स जाने दिए वाई का 1 बनने के लिए। तो वैसे ही अगर आपको वाई 2 बनाने हैं तो आपको एक्स 25 ही बनाने पड़ेंगे, तभी आप जो बची हुई पावर है वो आप इसमें लगा पाओगे। तो आपने पहला प्रोडक्ट वाई बनाने के लिए 10 एक्स को जाने देना पड़ा, लेकिन दूसरा प्रोडक्ट ऑफ वाई बनाने के लिए आपको 15 एक्स जाने देना पड़ा। तो ये होती है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि हम एक्स की कॉस्ट पे वाई को बना रहे हैं। कि हमें कॉस्ट क्या हो रहा है एक्स, कि हमारा एक्स का लॉस हो रहा है, मतलब एक्स की प्रोडक्शन कम हो रही है, उससे वाई बन रहा है। तो वी आर
मेकिंग इट एट द कॉस्ट ऑफ वन प्रोडक्ट। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे आप सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस देख सकते हो और इससे आप एक ऐसे एक कर्व बना सकते हो जिससे आपको पता चले कि ए और बी में आप ए को कितना घटाओगे या कम करोगे तो बी का कितना बढ़ेगा या कम होगा। आप ये एक पॉसिबिलिटी कर्व से बना सकते हो। थैंक यू।